नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के महानाटक पर, कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के महामैजिक पर और महाराष्ट्र के महाभारत पर, जो भी आप नाम देना चाहें। लेकिन महाराष्ट्र ने आज पूरे देश को चौंकाया बहुत है। वजह यह कि कभी लोग कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अचानक नाम आता है एकनाथ शिंदे का, यानी बाल ठाकरे के शिव सैनिक एकनाथ शिंदे अब बाला साहब ठाकरे की विरासत को भाजपा के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तभी दूसरा ऐलान होता है, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन उसके बाद फिर तीसरी बात होती है चौंकाने वाली, अचानक ये घोषणा होती है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चौंका रही है और हमें लगता है कि जो राजनीतिक पंडित हैं उनके अनुमान धरे रह गए। कई बार खबरें बदली न्यूज़ रूम में, कई दफ़े हेडलाइंस बदली और कह सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में चौंकाने वाली राजनीति शुरू हो गई है। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आदमी को एक तरह से सख्ते में डालेंगी कि अचानक ये कैसे हो गया। तो कई बातें हैं हमारे साथ, इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार उदय जोशी जी टेलीफोन लाइन पर रहेंगे, औरंगाबाद से महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार नितिन फाल्टनकर जी और मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगली जी। हम तीनों से ये बात पूछेंगे कि आखिर ये जो बदलाव है वो क्या अनुमान के मुताबिक है। जैसा कि बीजेपी की जो शैली है, चाहे राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार हो, चाहे राज्यों से राज्यसभा के उम्मीदवार हो, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, भाजपा नेतृत्व तो चौंकाता है, लोगों को सख्ते में डालता है। सबसे पहले उदय जोशी जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो कुछ मुंबई में हुआ है, क्या वो पहले से अनुमानित था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके हिसाब से अब सरकार में क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो लोगों को चौंका देंगी? उदय जी। यहाँ आप ये सही नहीं है कि ये पहले से तय था, लेकिन मेन बात ये हो गई कि जब एकनाथ शिंदे का गुट जो शिवसेना से बाहर निकलकर उन्होंने वो बाहर निकल के उन्होंने शिवसेना पार्टी जो है पार्टी छोड़ने की घोषणा की जी। तो वो पार्टी छोड़ी नहीं उन्होंने, वो यही कहते रहे कि हम लोग शिवसेना में ही रहेंगे। और बाला साहब ठाकरे का जो सपना था कि वह शिवसेना का कार्यकर्ता, शिवसेना का शिव सैनिक ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। जो उद्धव ठाकरे जब उन्होंने शिवसेना भाजपा का सरकार बनने वाला था 2019 में, उस टाइम पे वहाँ वो एकनाथ शिंदे बनने वाले थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे वहाँ अनुभवी मंत्री थे, वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। लेकिन अचानक शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस टाइम पे कहा, वो शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा होना चाहिए था। वो सपना उद्धव ठाकरे ने पूरा नहीं किया। ये सपना अभी बीजेपी पूरा करने जा रही है। ये शिवसैनिक उनके सामने ये बीजेपी रखना चाहती है। ये अचानक चौंकाने वाली, लेकिन ये 100% ये पॉलिटिक्स है, बीजेपी की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। अभी शिवसेना को 100% शिवसेना कमजोर करने का ये एक प्लान हो सकता है। और एकनाथ शिंदे का शिवसेना यही शिवसेना है ये कहने के लिए, और हमारे बीजेपी ने एक सामान्य शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया, ये बीजेपी अभी सामने लेके आगे जाएगी। और शिवसेना का मुख्यमंत्री, मैंने शिवसेना कार्यकर्ता एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बन गया, यही शिवसेना अभी बीजेपी। आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अचानक शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का नाम क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो शिवसेना की पॉलिटिक्स जानते थे। एकनाथ शिंदे का नाम जब तय हो गया था तो इसके पीछे भी क्या गणित होगा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे हम। हाँ, एक्चुअली शरद पवार जी संजय राउत को चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन संजय राउत के लिए शिवसेना के एमएलए लोगों में बहुत उनके लिए विरोध था। उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है। उदय जी, क्या इसलिए संजय राउत ने इतनी हल्की राजनीति की, ऐसे बयान दिए कि ये सरकारी गिर गई? वही क्या दंश लगा था उनको कि राउत साहब सीएम नहीं बन पाए और उद्धव ठाकरे जी बन गए? नहीं, वैसा नहीं है। उस टाइम पे शरद पवार जी, क्योंकि संजय राउत शरद पवार के पहले से चाहते हैं जी, और उसके लिए शरद पवार ये चाहते थे कि संजय राउत को चीफ मिनिस्टर बना के शिवसेना के ऊपर कंट्रोल करे। लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया, ऐसा कहा जाता है
कि उस टाइम पे उद्धव ठाकरे जी की पत्नी जो है उन्होंने सब एमएलए को फोन करके ये बताया कि बाबा उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बने। अनिल परब जी को उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि आप सब एमएलए को फोन करो और फोन करके उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे, ऐसा सब एमएलए को कहो, एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे। ये प्रेशर डाला गया सब एमएलए के ऊपर, और संजय राउत भी नहीं, एकनाथ शिंदे भी नहीं, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर गए, ऐसा प्लान उस टाइम पे शिवसेना में हो गया और उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे बन गए थे जी। लेकिन एकनाथ शिंदे का सब एमएलए उस टाइम में एकनाथ शिंदे के लिए सब एमएलए चाहते थे कि एकनाथ शिंदे ही चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स के वजह से वो नहीं बन पाए। वो अभी बीजेपी को ये मालूम पड़ गया था, इसके लिए अभी बीजेपी ने प्लान करके अभी एकनाथ शिंदे जैसे एक सामान्य शिवसैनिक जो रिक्शा ड्राइवर थे पहले जी। एक सामान्य शिवसैनिक को उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर बना के पूरे देश को चौंकाया है। एक बात मैं और पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में कि आखिर देवेंद्र फडणवीस जी ने क्यों कहा कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार के बाहर से समर्थन करेंगे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पार्टी बीजेपी के हाईकमान ने ये घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ये मैं बातचीत के अगले दौर में आपसे पूछूंगा कि ये क्या गणित था। लेकिन एक बात तो तय है कि शिवसेना या ये जो जुगाड़ की सरकार थी, अगाड़ी सरकार थी, इस सरकार में दो अनाड़ी थे और सीधे सच्चे आदमी फंस गए थे उद्धव ठाकरे। दो अनाड़ी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी इसमें राजनीति की और शिवसेना के समीकरण को एकदम से उलट कर दिया और उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया। सीएम तो बन गए उद्धव ठाकरे, लेकिन बाला साहब की परंपरा को आगे लेके जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 31 महीने बाद उनको सरकार से हटना पड़ा। कह सकते हैं कि बहुत ही बेआबरू होकर वो निकले हैं सरकार से। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय राउत की अपनी कहानी है, उनके बयान, उनके जो भी उनका एटीट्यूड था उसको लेके भी काफ़ी दिक्कतें हुई सरकार को। अलग बात है कि उस पर काबू नहीं पा सके और आपने बताया कि वो शरद पवार के बड़े खास लोगों में थे, इसलिए उन पर नियंत्रण करना भी बड़ा मुश्किल था और उसी के चलते नतीजा ये है कि 31 महीने बाद उद्धव ठाकरे की सरकार एक तरह से सदन के पहले ही गिर गई। मैं लौटूंगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नितिन जी भी औरंगाबाद से, जयश्री जी भी उस स्टूडियो में जुड़ गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। नितिन जी, आपने जैसा कहा था कि बहुत ड्रामा हुआ, तो ये ड्रामा अब खत्म हुआ या ये आगे भी चलने वाला है? नहीं, देखिए, ये ड्रामा अभी और बढ़ने वाला है। ये मामूली ड्रामा नहीं है। एक तो आज जिस प्रकार से फडणवीस जी को अचानक से डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया गया, अचानक से उन्होंने खुद एकनाथ शिंदे जी को जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर बतौर घोषित किया गया और उन्होंने खुद बताया कि मैं सरकार को बाहर से ऑब्जर्व करूंगा, और उसके बाद में अचानक से ये जो गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से मतलब घंटों में हुई है, ये सब अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के राजनीति में पिछले 10 दिनों से चल रहा ड्रामा और कुछ दिनों तक ऐसे ही खींच सकता है या बढ़ सकता है। ऐसे हालात अभी दिख रहे हैं क्योंकि फडणवीस जी जहां भाजपा ने शिवसेना के 40 एमएलए को लेकर शिवसेना फोड़ दी, वही अब अचानक से फडणवीस जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है जी, जिसके वजह से वो उनकी नाराजगी उनके बिहेवियर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पे दिख रही है जी। तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी ये ड्रामा खत्म हुआ है, अभी ये ड्रामा बढ़ने वाला है। दूसरी बात ये है, ये तो फडणवीस जी की बात हो गई। दूसरी बात, अब सबसे बड़ा इशू महाराष्ट्र में ये होने वाला है कि शिंदे जी की शिवसेना असली शिवसेना है या उद्धव जी की शिवसेना असली शिवसेना है। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अब जो कुछ हुआ है, एकनाथ जी को अचानक से सीएम बना दिया गया, अब वो दावा कर सकते हैं कि मेरी ही शिवसेना असली शिवसेना है, व्हीप जारी कर सकते हैं और ये बोल भी सकते हैं कि उद्धव जी के पास जितने बचे कुछ आमदार है, एमएलए है, वो सारे हमको समर्थन कर ले, ये मैं जीत निकाल रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो ये अगले मंगलवार बुधवार तक ये ड्रामा तो ऐसे ही चलता रहेगा। कह सकते हैं कि शिंदे की सरकार पर नजर रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस अनिच्छा के नाते ही सही, लेकिन वो सरकार में शामिल हुए, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री बनने वाला और अचानक उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वैसे ही है जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। तो देवेंद्र जी की स्थिति तो ऐसी होगी। लेकिन मैं पूछूंगा जयश्री से। जयश्री जी, आपने कहा था कि पिछली बार
इसमें शरद पवार की जो भूमिका है वो थोड़ी सी आपको लगती थी कि वो समर्थन में है उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, ये पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन संजय राउत का बयान, संजय राउत का शरद पवार के पक्ष में होना या शरद पवार का उन पर ज़्यादा भरोसा रखना, ये बताता है कि शरद पवार के संजय राउत के अनियंत्रित बयानों ने भी उद्धव ठाकरे की सरकार की मुश्किलें बढ़ाई थी। ये जो नितिन जी बता रहे हैं, जो उदय जी बता रहे हैं, उससे लगता है कि इस पूरे मामले में आगे जाकर कहीं ना कहीं शरद पवार की भूमिका भी दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी। आपकी राय, जो ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र का, उस पर? जी, मुझे ये 2-3 चीजें इसमें साफ तौर पर दिख रही है। पहला तो ये दिख रहा है मुझे कि शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे सीधा सा गणित ये है जी। कि महाराष्ट्र की जो मराठा लॉबी है उनका बहुत जबरदस्त प्रभुत्व है, उसका जबरदस्त डोमिनेंस है। और बीजेपी की जो सरकार गई है पिछली बार, या बहुत क्लियर मेजॉरिटी से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई या सीटें नहीं ला पाई, तो उसकी एक वजह ये थी कि इनके पास कोई बहुत प्रभावशाली मराठा लीडर नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस चूंकि एक ब्राह्मण चेहरा है, तो उसका भी एक पक्ष रहा और उसको लेकर भी काफी कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा पार्टी के भीतर भी। तो मराठा लॉबी जो सशक्त लॉबी है उसको साधने के लिए शिंदे का उपयोग किया गया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, शिवसेना को पूरी तरह से ग्रास रूट लेवल पर खत्म करने की जो कोशिश बीजेपी ने की है इसके माध्यम से, उसके लिए शिंदे का होना, चीफ मिनिस्टर होना बहुत जरूरी है, ताकि ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो शिव सैनिक है, वो जुड़ सके इस नई शिवसेना से। अभी शिवसेना का झगड़ा तो समझ में आएगा कि कौन सच कौन झूठ। और उन्होंने कहा भी है शिंदे ने कि हम बाला साहब ठाकरे शिवसेना ऐसा कुछ वो बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी को। तो दूसरी कहानी ये है। तीसरा मुद्दा ये है कि कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड के, इस पूरे घटनाक्रम के जो चाणक्य हैं, जो सूत्रधार हैं, वो फडणवीस हैं, क्योंकि फडणवीस और शिंदे मित्र हैं दोनों। तो फडणवीस को भी एक बीजेपी अपना एक रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए, उसके तहत सरकार में रखना चाहती है, ताकि एक अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जरूर शिंदे फडणवीस बनाए गए हैं, लेकिन सरकार जब बनती है, सरकार जब चलती है, तो क्या पावर हाउस जो है, जो पावर जो है वो फडणवीस के पास है या शिंदे के पास है? वो किस तरह से सरकार हमें दिखती है, किस तरह से सरकार चलती है, उसके बाद हम इस चीज का एनालिसिस कर पाएंगे। पर एक पावर सेंटर तो उन्होंने, बीजेपी अपना खोना नहीं चाहती है वहां पर, और उसको प्लीज भी करना चाहती है मराठा लॉबी को। एक ये भी कहानी है। दूसरा है संजय राउत का मामला। तो संजय राउत जो है वो उद्धव और शरद पवार के बीच एक मजबूत कड़ी थे, और उद्धव को मेंटली, मानसिक तौर पे तैयार करने में कि रिमोट से सरकार नहीं चलाएंगे, आप मुख्यमंत्री बनी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल संजय राउत का भी रहा है। और संजय राउत के जो बयान थे वो वैसे थे जैसे स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे जब कभी झगड़ लेते तब बातें करते हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। कभी कहते थे कि वो शरीर में उनके जान नहीं है, लाशें हैं, जो 40 विधायकों ने बगावत की है। कभी कहते थे कि एक इशारे की देर है आग लग जाएगी। तो ये कभी वो गली मोहल्ले के गुंडे बदमाशों जैसी भाषा, कभी बच्चों जैसी बयानबाजी या शेरो शायरी। तो इन सब ने, मुझे लगता है कि संजय राउत की जो गंभीरता है, जो सरकार के लोग होते हैं उसकी गंभीरता को मुझे लगता है थोड़ा सा गिराया है, कम किया है। मैं ये कहना चाहूंगी, सामना के वो संपादक रहे हैं, और जो एक शिवसेना का और सामना का तेवर होता है, उस तेवर के तहत ही वो अपनी राजनीति कर रहे थे। जैसे जी, इसमें जोड़ूंगा मैं एक बात। शिवसेना में जब वो बाला साहब ठाकरे से निर्देशन लेकर आलेख लिखते थे, बाला साहब की उसमें भूमिका होती थी ठाकरे जी की, तब उसके हेडिंग्स और संपादकीय पर अलग बात होती थी। लेकिन उसके बाद, उनके जाने के बाद, वो उनके लेखों में, उसके हेडिंग्स में वो गंभीरता और वो पैनापन और वो फोर्स नहीं था जो होना चाहिए। यूं भी महाराष्ट्र की जो हिंदी है वो बहुत सीधी, और जो मध्य प्रदेश या दूसरे नॉर्थ की जो हिंदी है उसमें बहुत फर्क है। तो जब वो लोग बात करते हैं तो बहुत, मैंने देखा है कि उनके कहने का जो तरीका रहता है वो बहुत स्ट्रेट होता है, वो बहुत ज्यादा सीधी बात करते हैं, तीखी बात करते हैं, जो इस तरफ के हिंदी भाषी इस तरह से नहीं करते हैं। अपने कहने का लहजा अलग होता है। तो मैं इसको इस तरीके से भी आंकूंगी, और वो ज्यादा ही खुली बातों में और खुली तरीके से कह रहे थे। लेकिन जो बाला साहब ठाकरे के समय एक प्रखर राष्ट्रवादी हिंदुत्व की बात होती थी, वो लाइन कहीं ना कहीं टूटी थी,
और मुझे लगता है कि चाहे वो हनुमान चालीसा का विवाद हो या औरंगजेब की समाधि की बात हो या जो पार्कों में शिवसेना के बोर्ड लगे होते थे उसमें हिंदू राष्ट्रवाद की बात लिखी होती थी, उस सबका सीन से जाना वो कहीं ना कहीं शिवसेना को नुकसान कर गया। शिवसेना के जो सैनिक थे, शिव सैनिक, वो भी इससे दूर हटे और 40 लोगों की बगावत की ये वजह रही। मैं लौटूंगा, आपसे पूछूंगा अगले दौर की बातचीत में। हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी स्टूडियो में आशीष दुबे जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आऊँगा संदीप जी, जो आपने बातचीत सुनी उदय जोशी जी की, नितिन जी की औरंगाबाद से, जयश्री जी की, क्या लगता है कि जो ड्रामा है, जो नाटक है, जो महाभारत है, अभी ये और चलने वाला है, इसमें और चौंकाने वाली बातें आएंगी? क्योंकि भाजपा का नेतृत्व चीज़ों को बहुत चौंकाते हुए सामने लेके आता है। जैसे शिंदे का नाम आया, जैसे फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए, तो क्या फडणवीस को शिंदे सरकार पर निगरानी के लिए उन्होंने रखा है? जैसे जयश्री जी बता रहे हैं कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन अब वो एक मित्र मुख्यमंत्री है और दूसरा मित्र उप मुख्यमंत्री है। क्या ये चला पाएंगे ठीक से या कुछ गड़बड़ी हो सकती है? आपकी राय। देखिए राघवन जी, पहली तो जो लड़ाई है वो असली और नकली शिवसेना को लेकर चलेगी। तमाशा तो अभी चलेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। फिल्म अभी बाकी है, ये कहते हैं फाइल्स अभी जारी रहेगी। दूसरी तरफ आपने जो शिंदे और फडणवीस की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त जरूर हैं, लेकिन अगर शिंदे को डिप्टी सीएम बनाते तो बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ खतरा रहता, क्योंकि शिंदे उसी स्थिति में होते जैसे वो पहले एक मंत्री थे। कितने पावर देते आप? यहां बीजेपी ने एक नया दांव खेला, जैसा जयश्री जी कह रही थी, मुझसे सहमत हूं कि मराठा लॉबी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा महत्व रखता है। तो शिंदे को सीएम बना के, शिंदे उतने अनुभवी नहीं है जितने फडणवीस अनुभवी हैं, तो चेक करने के लिए एक आदमी आपने अपना रख दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की योजना रही, और फडणवीस के बारे में जो कहा जाता है, जितने शार्प हैं, जितने राजनीतिक समझ के वो नेता हैं, वो शिंदे पर अपनी छाया डाल देंगे। और मुझे लगता है कि शिंदे सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे। सरकार जो चलेगी वो फडणवीस के हिसाब से चलेगी, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी कहीं ना कहीं फडणवीस को भी ये बताना चाहता था कि सारी सरकार आपके हिसाब से नहीं, या सीएम आप नहीं, कहीं ना कहीं अगले चुनाव के मद्देनजर ये दांव खेला गया है मराठा लॉबी को खुश करने के लिए। और दूसरी तरफ जो ठाकरे परिवार की शिवसेना है, उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की तैयारी है बीजेपी की। बिल्कुल, लेकिन शिंदे ऐसे मराठा हैं जो मुझे लगता नहीं कि किसी की छाया के नीचे काम कर पाएंगे, क्योंकि जब वो उद्धव ठाकरे की छाया के नीचे काम नहीं कर पाए तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। और उन्हें लगता है कि आशीष जी, दिल्ली भाजपा हाईकमान का सीधा संरक्षण है, तो ऐसे में संतुलन बना के चलना। और फिर एक चीज़ और इसमें कि शरद पवार की मराठा लॉबी पर बड़ी पकड़ रही है। जहाँ के लोगों ने बगावत की है वो उसी इलाके के आते हैं। दक्षिण महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण की बात करें, तो कहीं ना कहीं शरद पवार को भी कमज़ोर किया जाएगा। कहीं ना कहीं शिवसेना पर असली, नकली और कब्जे की बात भी होगी। और इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि जो भी आदमी सरकार बनाने में हमारी मदद करेगा, हम उसको एकनाथ शिंदे बना सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसका मतलब कि उनकी अगली नज़र राजस्थान पर भी हो सकती है। जो बगावत करके भाजपा के साथ आएगा तो वो सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी हो सकता है, और भाजपा का पूर्व मुख्यमंत्री उसका उप मुख्यमंत्री हो सकता है। बहुत सारे मैसेज दिए हैं, आपकी राय। देखिए, ये मुंबई में जो कुछ हुआ है उसमें बहुत सारी बातें वाकई में निकली हैं, लेकिन बीजेपी ने जो एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये बहुत समय तक, तो ये आज सुबह तक, दोपहर तक नहीं था। इवन जो लोग पीछे बैठे थे आज वहाँ, जब देवेंद्र फडणवीस घोषणा कर रहे थे, तो उन्हें भी नहीं पता था। उन्होंने बाहर आके कहा कि हम अवाक हैं। और कई नेताओं ने, जो है बीजेपी के नेताओं ने, इस निर्णय से असहमति भी जताई। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम इससे निराश हैं, इस निर्णय से, लेकिन ये पार्टी का निर्णय है। तो देखिए, ये बीजेपी को, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम समय में लिया गया ऐसा कुछ फैसला है कि अचानक ये एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की गई। क्योंकि ऐसा लगता है कि भाजपा हाईकमान अचानक इतना बड़ा फैसला करेगा। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि कल रात से कुछ घटनाक्रम बदला हुआ था जी। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कल भाषण दिया, उसके बाद जिस तरह से वो इस्तीफा देने गए, जिस तरह से उन्होंने एक अपने आप को सहानुभूति का पात्र बनाने की कोशिश की, और जो परिस्थितियां बनी, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को ये विचार करना शायद लाजिमी हुआ होगा, या हो सकता है उनके दोनों प्लान पहले से रहे हों, लेकिन उस वक्त उन्होंने लगा होगा ये सिंपैथी, ये सहानुभूति कहीं उद्धव ठाकरे के साथ ना चली जाए और चीजें ना बदल जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरी संभावना पर देखें तो एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की पुरानी चाह थी।
वो उसी वक्त बनना चाहते थे जब ये सरकार बनी थी, और उनका नाम उस वक्त भी उछला था। तो ये दोनों बातें हैं। तो इन दोनों चीजों को, और उस समय एक मराठा लीडर शरद पवार ने उनके नाम को कट कर दिया। हाँ, और वो चाहते थे कि संजय राउत बने, लेकिन बाद में फिर उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे क्या अभी उनकी जो धर्मपत्नी है वो सुपर सीएम की तरह काम करती है। हाँ। अब अभी भी इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे जी की धर्मपत्नी ने बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कराए थे कि वो अपने पतियों से कहे कि वो मुंबई आ जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। समय थोड़ा सा कम है, मुझे लगता है कि उदय जी से पूछ लेते हैं कि ये जो सारा मामला है, उदय जी, शिंदे सरकार, फिर फडणवीस का उसमें उप मुख्यमंत्री बनना, और उसके बाद मराठा लॉबी पर किस तरह से बीजेपी या शिवसेना को किस तरह से डोमिनेट करना चाहती है, क्योंकि भविष्य की राजनीति में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से। आपकी सारगर्भित राय? नहीं, बीजेपी शिंदे को डोमिनेट करना नहीं चाहती है। बेसिकली कंट्रोल जो है, अभी सर ने जो बताया, अभी दुबे सर ने जो बताया कि बीजेपी का ही कंट्रोल ये गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा, क्योंकि शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना गया है, लेकिन उनको बीजेपी में जो दूसरे जो मिनिस्टर, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ दूसरे जो मिनिस्टर है, वो भी एक्सपीरियंस मिनिस्टर है। उन्होंने इसके पहले काम किया है। 95 में मनोहर जोशी के चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम से भी कोई मंत्री है, तो ये सब एक्सपीरियंस मंत्री है। उसमें एकनाथ शिंदे जो है उनके लिए जूनियर है। तो बीजेपी का इनके ऊपर कंट्रोल तो रहेगा 100%। और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को आज उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो कहा गया है, तो उसका वजह यही है कि इनको ये जूनियर है, चीफ मिनिस्टर बनाया गया जूनियर है, और अभी आगे सामने जो एनसीपी और कांग्रेस के जो मिनिस्टर, जो एक्सपीरियंस लोग जो है, उनको सामना, उनको फेस करने के लिए ये थोड़े कम गिरेंगे, ऐसा बीजेपी के नेतृत्व ने ये समझा। और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को प्रेशर किया कि बाबा आपको ये बनना चाहिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपको बनना चाहिए, और आप बनके ये गवर्नमेंट को संभालना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। 2.5 साल अभी निकलना है। बीजेपी की जो 100% बीजेपी, ये जो उनका जो एक घोषवाक्य है कि 100% बीजेपी होना चाहिए, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस का रहना जरूरी है, ऐसा उन्होंने ये। उदय जी, एक बात और है, क्या भविष्य में शरद पवार की मराठा पॉलिटिक्स और शिवसेना, ये दोनों भाजपा के निशाने पर रहने वाली है? क्या देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ये काम कर पाएगी? 100% कर पाएगी, क्योंकि मराठा आंदोलन जो देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट था, जब मराठा आंदोलन चल गया था, पिछले 2 साल में, 2.5 साल में मराठा आंदोलन बिल्कुल नहीं हो गया। खाली देवेंद्र फडणवीस के गवर्नमेंट में वो आंदोलन चल रहा था। अभी शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद मराठा लॉबी को खुश करने का, मराठा लॉबी को ये करने के लिए ये बीजेपी का अच्छा उन्होंने प्रैक्टिस किया है। कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने हैं, और वो निशाने कहाँ कहाँ लगेंगे ये पता चलेगा। अभी तो बीजेपी ने गाइडेड मिसाइल एक तरह से फायर की है। मैं लौटूंगा, समय की कमी है। नितिन जी, क्या मराठा लॉबी को बीजेपी अपने पक्ष में कर पाएगी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, और देवेंद्र फडणवीस सबको बैलेंस करने के लिए डिप्टी सीएम बने? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, पहला जो दूसरा सवाल है आपका, देवेंद्र फडणवीस जी को बैलेंस करने के लिए सीएम नहीं बनाया गया है। आपको जो पता है, 2014 से जब से पीएम मोदी जी बने हैं, वो ऐसे काफी सारे अबैक करने वाले, या धक्कादायक जिसको बोलते हैं, शॉकिंग डिसीजन लेते रहते हैं। आज का डिसीजन देखा जाए तो वैसा ही ये डिसीजन है, और अचानक से उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। उसमें 2-3 ये है। एक तो दिल्ली से मैसेज ये देना चाह रहे थे वो कि रिमोट जो फडणवीस जी खुद रखना चाह रहे हैं, वो आज भी रिमोट दिल्ली में ही है, और रिमोट दिल्ली से ही चलेगा, किसी महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से नहीं चलेगा। पहली तो ये बात है, इसलिए उन्होंने करेक्ट मैसेज दे दिया है फडणवीस जी को, ये रिमोट दिल्ली से ही चलेगा और पीएमओ से ही चलेगा, जैसा वहां से कहा जाएगा वो दिया जाएगा। तो दूसरा जो सवाल था, तो अभी मराठा लॉबी, ओबीसी आरक्षण, ये सारे काफी सारे मुद्दे हैं, और दिल्ली यानी बीजेपी हाईकमान ये चाह रहा था कि फडणवीस जी इसमें फ्रंट पे ना आए। एकनाथ शिंदे जी मराठा समाज से बिलोंग करते हैं, तो एकनाथ शिंदे जी को सामने करके हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले डिसीजन भाजपा और ये अभी शिंदे सेना की गवर्नमेंट ले सकती है। बिल्कुल, एक समय खत्म हो रहा है। सभी मेहमानों से एक सवाल मेरा रहेगा, एक एक वाक्य में अगर आप उत्तर दे पाए तो अच्छा रहेगा। मैं पूछूंगा, जयश्री जी, क्या उद्धव ठाकरे की सरकार के जाने के बाद क्या फिर से
महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मामला आगे बढ़ेगा जो बाला साहब ठाकरे लेकर चलते थे? जी बिल्कुल निसंदेह। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि अभी जैसे उद्धव जी ने जाने से पहले तो औरंगाबाद के और उस्मानाबाद जिले के जिस तरह से नाम बदले हैं और एक हिंदू कार्ड खेल कर गए हों जाते जाते, तो हमें देखना चाहिए कि आने वाले समय कर दी थी वो कार्ड खेलने में काफी पीछे रह गए वो। मतलब ये ज्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही थी पूरे महाराष्ट्र में, तो उससे अगर अलग हटके हमें कुछ और हार्डलाइनर्स और कुछ हार्ड डिसीजंस रिगार्डिंग अपने को देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं संदीप जी, जो बात जयश्री जी ने की, क्या एक तरह से कट्टर हिंदुत्व की बात होगी? क्योंकि कई नेता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होने दिया था, इसलिए 40 दिन के भीतर वो सरकार चली गई और 40 विधायकों के साथ गई है। क्या एक तरह से कट्टर हिंदुत्व की बात शिवसेना की सरकार या शिंदे सरकार फिर से करेगी? एक दो वाक्यों में। मुझे लगता है राघवेंद्र जी कि शिंदे को अपनी राजनीति बचा के रखना है और शिवसेना का सच्चा सैनिक बताना है, तो बाला साहब ठाकरे की तरह उन्हें कठोर हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी उनकी राजनीति आगे चल पाएगी। जी आशीष जी, बहुत संक्षिप्त है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व पे तो चलना ही होगा, लेकिन ये हिंदुत्व वो होगा जो बीजेपी का हिंदुत्व होगा। एकनाथ शिंदे का जो हिंदुत्व है, अब वो लाइन हिंदुत्व की लाइन पे तो चलेंगे, बाला साहब ठाकरे की विरासत को या उनके नाम को तो भुनाएंगे बीजेपी के लिए, बिल्कुल, लेकिन वो हिंदुत्व जो होगा वो बीजेपी के हिसाब का हिंदुत्व होगा। बीजेपी को शिवसेना के हिंदुत्व से थोड़ा सा हमेशा एक असहजता रही है, बिल्कुल, इसलिए ये बीजेपी का हिंदुत्व होगा। कुल मिलाकर समय की कमी, लेकिन सभी मेहमानों को हम बता दें कि जो महाराष्ट्र में हुआ है उससे बीजेपी ने एक संदेश तो साफ दिया है कि जो बगावत करके उनके साथ आएगा, सरकार बनाएगा, वो उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। तो देश भर की जो सरकारें हैं भाजपा के अलावा, उसमें सरकारें गिरने के रास्ते खुल गए हैं। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से महाभारत जो हो रहा था उसका अंत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अभी इंटरवल हुआ, पिक्चर अभी इसमें बाकी रहेगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।